शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग जैसे आपको पता होगा, एक प्रोसेस को सिलेक्ट करने के प्रोसीजर को सीपीयू शेड्यूलिंग कहते हैं हम। अब सीपीयू शेड्यूलिंग कौन करता है, कहां करता है, कब करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर, मतलब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में अराइज होने चाहिए, ठीक है? तो इनका हम आंसर देखते हैं। हु डज द सीपीयू शेड्यूलिंग? सीपीयू शेड्यूलिंग इज डन बाय एसटीएस। एसटीएस, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ओके, अब फुल फॉर्म लीजिएगा, एसटीएस, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ओके, अब वेयर डज द सीपीयू शेड्यूलिंग टेक प्लेस? ओके, सीपीयू शेड्यूलिंग कहां की जाती है? सीपीयू शेड्यूलिंग इज टेकन प्लेस इन रेडी स्टेट। रेडी स्टेट। ओके, व्हेन डज द सीपीयू शेड्यूलिंग टेक प्लेस? ओके, तो कब कब सीपीयू शेड्यूलिंग होनी चाहिए या होती है? तो सीपीयू शेड्यूलिंग होती है जब भी कोई प्रोसेस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांजेक्ट करता है जो कि मेन मेमोरी के अंदर है, जो स्टेट्स मेन मेमोरी के अंदर है, अगर उसके बीच में ट्रांजेक्शन परफॉर्म होती है तो सीपीयू शेड्यूलिंग अप्लाई होती है। कैसे? जैसे मान लीजिए, मैं अलग अलग केसेस ले लेता हूं। फर्स्ट केस मान लो, जब कोई प्रोसेस रन से टर्मिनेट हो गया, ठीक है, एक प्रोसेस की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुकी है, तो अब रन फ्री है, तो उसे हमें सीपीयू को यूटिलाइज करने के लिए हमें प्रोसेस को उसे प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, ठीक है? तो उसके लिए सिलेक्शन प्रोसीजर अप्लाई होगा। मान लीजिए कोई रन से वेट स्टेट में जाता है, तब भी सीपीयू शेड्यूलिंग को अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी रन, मतलब हमारा सीपीयू फ्री है, हमारा सीपीयू को यूटिलाइज करने के लिए, सीपीयू टाइम को यूटिलाइज करने के लिए हमें प्रोसेस को सिलेक्ट करके इसके ऊपर अप्लाई करवाना पड़ेगा, मतलब एक प्रोसेस को सीपीयू को प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। ओके, तो लास्टली हम देख लेते हैं, जब टर्मिनेट हो जाए, जब आईओ ऑपरेशन लेने के लिए चला जाए, या फिर जब प्रीएम्प्ट हो जाए। मान लीजिए टाइम क्वांटम एक्सपायर हो गया है किसी प्रोसेस का, जैसे हमने देखा था मल्टीटास्किंग में, एक प्रोसेस, एक टाइम स्ट्रीम को हम टाइम स्लॉट्स में काट लेते हैं। एक प्रोसेस का टाइम स्लॉट कंप्लीट हो गया है, ये मान लीजिए एक टाइम स्लॉट है जो अब कंप्लीट हो गया है, तो अगले टाइम स्लॉट से किसी और प्रोसेस को आना है, तब भी वो सिलेक्शन का प्रोसीजर, तब भी हमें सीपीयू शेड्यूलिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। ओके, अब देख लेते हैं इसके अलावा और कहां कहां आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नया प्रोसेस हमारे सिस्टम में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो न्यू से अगर रेडी स्टेट में एक ट्रांजेक्शन हुई है, न्यू से रेडी स्टेट में अगर एक ट्रांजेक्शन हुई है प्रोसेस की, मतलब नया प्रोसेस हमारे सिस्टम में अराइव हुआ है, तो भी आपको सीपीयू शेड्यूलिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। लास्टली आता है जब मान लीजिए वेट से रेडी में ट्रांजेक्शन हो। वेट से रेडी में मतलब कोई प्रोसेस आईओ ऑपरेशन कंप्लीट करके सीपीयू की रिक्वायरमेंट को एक्सप्रेस करता है, मतलब उसे अभी भी सीपीयू चाहिए, तो वो रेडी क्यू के पास जाएगा, उसके अंदर अपनी शेड्यूलिंग आने तक का वेट करेगा, ठीक है? तो उसके लिए भी हमें सीपीयू शेड्यूलिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। ये तो हो गए कब कौन करता है, कहां करता है, कब करता है, ये सारे केसेस हो गए। अभी हम क्यों करते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग, मतलब हम ये क्यों, हमने ये कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस करा गया, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके गोल्स क्या हैं? तो आप गोल्स करके लिख सकते हैं, goals of CPU scheduling. The primary goal of CPU scheduling is to maximize the throughput or maximize the CPU utilization, maximize the CPU utilization. And the secondary goal of CPU scheduling is minimize the TAT, traveling turnaround time, WT, waiting time, RT, response time. To minimize these times, we apply CPU scheduling. ओके, ये टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, ये हमने पिछले लेक्चर में उसकी डेफिनेशन और ये देख लिया था, ये कैसे आते हैं, क्या होते हैं। ओके, राइट, नाउ वी आर गोइंग टू टेक फर्स्ट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, दैट इज FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जैसा कि इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये बेस्ड है ये एल्गोरिथम। हम इसका क्राइटेरिया देखते हैं कि किस क्राइटेरिया को यूज करते हुए ये शेड्यूल करती है। तो इसका क्राइटेरिया है AT, मींस अराइवल टाइम, ठीक है? आप लिख लीजिएगा साइड में, अराइवल टाइम। अब मोड कौन सा यूज करती है, मतलब मोड्स होते हैं, एग्जीक्यूशन के मोड्स होते हैं। जैसे मान लीजिए एक होता है प्रीएम्प्टिव, एक होता है नॉन प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव मतलब कि वो कुछ सर्टेन टाइम के लिए उसे यूज करेगा, फिर उसे दोबारा रेडी क्यू में दे देगा। लेकिन नॉन प्रीएम्प्टिव होता है अगर एक बार वो सीपीयू को इंट्रोड्यूस हुआ तो वो कंप्लीट करके ही बाहर निकलेगा। ओके, तो
इसका मोड होता है आपका नॉन प्रीएम्प्टिव, ओके, नॉन प्रीएम्प्टिव मोड पे चलता है। ठीक है, समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमें 5 प्रोसेस की डिटेल्स गिवन है कि वो कब अराइव हुए सिस्टम में और उन्हें कितना टाइम चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए। तो हम इस पे FCFS अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, अप्लाई करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, कौन कब शेड्यूल होगा, कौन पहले जाएगा, कौन बाद में जाएगा। ओके, और मेनली जो हमें फाइंड करना है इसमें, ऐसे क्वेश्चनों में जो हमें मेनली फाइंड करना होता है वो होता है एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम। ओके, एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम हमें फाइंड करना होता है। अब आपको पता होता है टर्न अराउंड टाइम का हमें फॉर्मूला गिवन है, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम का हमें फॉर्मूला गिवन है ना, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, और वेटिंग टाइम होता है आपका टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। ठीक है, ये आप दोनों फॉर्मूले लिख लीजिएगा। TAT इक्वल्स टू CT माइनस AT एंड WT इक्वल्स टू TAT माइनस BT। ओके, अब हम इसे इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमें एक ज्ञात चार्ट बनाना होता है। तो ज्ञात चार्ट कुछ ऐसा दिखता है, ज्ञात चार्ट ये कुछ नहीं है, टाइम स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करता है, मतलब किस टाइम स्ट्रीम में, पर्टिकुलर टाइम स्ट्रीम में किस किस टाइम मोमेंट पे CPU के अंदर कौन कौन सा प्रोसेस इंट्रोड्यूस हुआ। ओके, तो मान लेते हैं टाइम स्ट्रीम चालू होती है 0 से, या 0 से, अब मान लीजिए 0 पे कौन कौन से प्रोसेस अवेलेबल है, 0 पे सिर्फ P1 अवेलेबल है। ओके, तो जैसे कि हमें पता है हमारा मेन कंसर्न, मतलब जो क्राइटेरिया सिलेक्ट करने का वो है अराइवल टाइम। तो एक ही प्रोसेस अराइवल है तो कोई कंपटीशन नहीं है, डायरेक्ट उसे CPU प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो 0 पे P1 को प्रोसेसर प्रोवाइड कराया गया, मतलब CPU प्रोवाइड कराया गया। अब वो कितनी देर उसे चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए, उसे चाहिए 2 सेकंड। तो 0 से 2 तक P1 रहेगा रनिंग स्टेट में या CPU के अंदर। ओके, तो अभी आपका टाइम है जो है वो 2 पे है, तो 2 के अंदर कौन कौन से प्रोसेस अराइव हो गए हैं आपके सिस्टम में, टाइम 2 तक ये दोनों प्रोसेस और अराइव हो चुके हैं, ये तो कंप्लीट हो चुका है ना। अब P2 और P3 अराइव हो चुके हैं आपके सिस्टम में। अब हमारे पास जब क्या बोलते हैं, हमारा मेन जो क्राइटेरिया सिलेक्शन का वो है अराइवल टाइम, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। तो P2 आया, ठीक है, तो P2 सिलेक्ट हो गया, अब P2 शेड्यूल हो गया, मतलब P2 की शेड्यूलिंग हो गई CPU के लिए। अब P2 को कितना टाइम चाहिए CPU के अंदर, P2 को चाहिए 3 टाइम यूनिट चाहिए। तो 2 से 5 यूनिट तक, मतलब टाइम की कोई भी यूनिट आप चूज कर सकते हैं, वो क्वेश्चन में गिवन होगा कि नैनो सेकंड है, पिको सेकंड है, या फिर माइक्रो सेकंड है, मिली सेकंड है, वो सब गिवन होगा। ज्यादातर सबके लिए एक ही होता है, वरना आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो टाइम यूनिट 5 तक P2 एग्जीक्यूट करेगा। 5 तक कौन कौन से प्रोसेस आ चुके हैं, ये तीनों एंटर हो चुके हैं, ये दोनों एग्जीक्यूट हो चुके हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन पहले आया है, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया है अराइवल टाइम। तो पहले आया P3, तो P3 को प्रोसेसर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। P3 का एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, 4 है, तो 5 और 4 9 तक आपका P3 के पास प्रोसेसर रहेगा। ठीक है, उसके बाद अब आपके पास P4 और P5 के बीच में कंपटीशन है। सबसे पहले कौन आया, P4 आया, तो P4 को पहले प्रोसेसर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब P4 का एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, P4 का एग्जीक्यूशन टाइम है 5, तो 9 से 14 तक, 9 से 14 तक, इसे साफ करके लीजिएगा, 9 से 14 तक P4 के पास प्रोसेसर है। ओके, अब उसके बाद लास्टली P5 है, वो उसे प्रोसेसर मिलेगा और वो एग्जीक्यूट कर देगा। 14 से 20 तक P5 के पास प्रोसेसर है। तो ये सब क्या हो गए, ये इनके कंप्लीशन टाइम भी कह सकते हैं आप। P5 कब कंप्लीट हुआ, P5 कंप्लीट हुआ, जैसे मैं कंप्लीशन टाइम का एक वो बना लेता हूँ, वेक्टर बना लेता हूँ, इसे एक कॉलम को आप वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, कंप्लीशन टाइम का एक वेक्टर बनाया मैंने। तो P5, जो आपका P5 है उसका कंप्लीशन टाइम कितना है, P5 का कंप्लीशन टाइम है 20, तो P5 का कंप्लीशन टाइम आ गया 20। उसके बाद आपका P4 का कंप्लीशन टाइम कितना है, P4 का कंप्लीशन टाइम है 14। P3 का कंप्लीशन टाइम कितना है 9। P2 का कंप्लीशन टाइम कितना है 5। P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है 2। ओके, अब आप इसमें बहुत सारे चीजें नोटिस कर सकते हैं। पहले मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं, उसके बाद बता दूंगा आपको क्या क्या चीजें जो नोटिस करनी है। अब हम क्या निकाल सकते हैं, हमारे पास, हमें एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना है। टर्न अराउंड टाइम के लिए चाहिए था हमें
सीटी और टी एटी, सीटी हमें मिल गया, एटी भी हमें मिल गया, तो हम एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकाल सकते हैं। तो 2 माइनस 0 2, 5 माइनस 1 4, 9 माइनस 2 7, 14 माइनस 3 11, 20 माइनस 4 16। ओके, ये हर एक प्रोसेस का इंडिविजुअल टर्न अराउंड टाइम हो गया। अब हम इसका एवरेज निकालेंगे, उससे पहले हम वो वेटिंग टाइम निकाल लेते हैं, फिर दोनों का एक साथ एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, वेटिंग टाइम निकाल लेते हैं। वेटिंग टाइम के लिए क्या क्या चाहिए था, टर्न अराउंड टाइम और बीटी टाइम। बीटी टर्न अराउंड टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया, बीटी टाइम हमें गिवन था, तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 3 1, 7 माइनस 4 3, 5 माइनस 6 6, 11 माइनस 5 6, 16 माइनस 6 10। ओके, ये सारे आपके वेटिंग टाइम दिया गया। अब आपको एवरेज काउंट करना है। एवरेज आपको पता है सम डिवाइड बाय काउंट, ठीक है, तो आप इन सब का सम कीजिए और काउंट से डिवाइड कर दीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो हम सबका सम करके देख लेते हैं। ये देख लीजिए, ये 20 हो गया यहाँ, और ये आपका हो गया 20, और तो ये आपके हो गए 40। 40 डिवाइड बाय 5, 40 डिवाइड बाय 5 8 हो गया, 8 में 40 होता है ना। तो आपका जो टर्न अराउंड टाइम है, वेटिंग टर्न अराउंड टाइम है, एवरेज वेटिंग टर्न अराउंड टाइम है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम है, वो आपका आ गया 8। और एवरेज वेटिंग टाइम जो आएगा वो आएगा, आपको सारे वेटिंग टाइम को ऐड कर दीजिए, डिवाइड बाय 5 कर दीजिए। तो 6 और 1 7 और 3 10, और 10 20, 20 डिवाइड बाय 5, 5 इक्वल्स टू 4। तो एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो हो गया आपका 4 ए डब्ल्यू टी, एवरेज वेटिंग टाइम, टर्न एवरेज टर्न अराउंड टाइम। ओके, ये दोनों आपके कैलकुलेट हो गए। हमें ये दोनों फाइंड करने होते हैं। टेक दिस क्वेश्चन by using FCFS. We have to do this question. Okay, pause the video and try once, get any answer. Okay, right. तो FCFS अप्लाई करने के लिए हमें पहले ज्ञान चार्ट बनाना पड़ेगा, तो पहले ज्ञान चार्ट बना लेते हैं। ज्ञान चार्ट क्या होता है आपको पता है, टाइम स्ट्रीम होती है जो रिप्रेजेंट करती है सीपीयू को, कि सीपीयू के अंदर इस पर्टिकुलर टाइम पे ये वाला प्रोसेस अवेलेबल था, या इस पर्टिकुलर टाइम पे इस प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट था। ठीक है, तो ज्ञान चार्ट होता है ये, मैं बार बार नहीं लिखूंगा उसमें, आप चाहे तो लिख सकते हैं, वैसे याद रखिए कि ज्ञान चार्ट होता है, एक टाइम स्ट्रीम होती है जो सीपीयू को रिप्रेजेंट करती है, बस उससे और कुछ नहीं है। तो टाइम 0 पे देख लेते हैं, टाइम 0 पे कौन सा प्रोसेस अवेलेबल था हमारे सीपीयू के अंदर, प्रोसेस मतलब अराइव होने के लिए, सीपीयू को इंट्रोड्यूस कराने के लिए कौन कौन से प्रोसेस अवेलेबल थे। टाइम 0 पे कुछ भी नहीं था, तो टाइम 0 से टाइम 1 तक हमारा जो सीपीयू है वो आइडियल स्टेट में रहेगा, मतलब वो फ्री रहेगा, उसके अंदर कोई भी प्रोसेस नहीं आएगा। ओके, अब टाइम 1 पे कौन सा प्रोसेस आया, टाइम 1 पे आया P4, तो हम P4 इंट्रोड्यूस करा देंगे। अब P4 का एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, मतलब उसे कितना टाइम चाहिए कंप्लीट करने के लिए अपना एग्जीक्यूशन, उसका बस टाइम कितना है, जिस टाइम में उसका 2, 1 से 3 तक P4 रहेगा। अब 1 से 3 के बीच 2 और 3 मतलब P2 और P6 अराइव हो जाते हैं हमारे सिस्टम के अंदर। तो अब अराइव हमारा मेन क्राइटेरिया हमने देखा था, FCFS का क्राइटेरिया है अराइवल टाइम, और नॉन प्रीएम्प्टिव मोड पे काम करता है, और इसमें भी हमें एवरेज टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, 1 और 3 पे 2 प्रोसेस, 1 और 3 के बीच में 2 प्रोसेस अराइव हुए हैं, एक है P2 एक है P6। तो P2 का अराइवल टाइम कम है, तो हम P2 को CPU को दे देंगे, मतलब P2 को CPU प्रोवाइड करवा देंगे। ओके, P2 का एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, मतलब बस टाइम कितना, उसे कितना टाइम चाहिए अपने एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए, 7 चाहिए, तो 3 से 7 तो मतलब 10, 3 से 10 के बीच में P2 के पास रहेगा CPU। अब 10 तक कौन कौन से प्रोसेस अराइव हो चुके हैं, P6 हो चुका है, मतलब 10 से 3 से 10 के बीच में P5 हो चुका है, P3 हो चुका है, P1 हो चुका है। ओके, अब इन सब में से सबसे कम एग्जीक्यूशन टाइम किसका है, मतलब किसको सबसे कम टाइम चाहिए अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए, और जो सबसे पहले अराइव भी हो, क्योंकि हमारा मेन कंसर्न अराइवल टाइम भी है। ओके, तो सबसे पहले जो अराइव हुआ है वो है आपका, इसके बाद 3, टाइम 3 पे P6 अराइव हुआ है, तो P6 को आपका सीपीयू प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो 10 से 18 तक, क्योंकि इसका जो इसे टाइम चाहिए अपने एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए 8 मतलब 8 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए, तो 10 से 18 के बीच P6 के पास रहेगा सीपीयू। अब उसके बाद नेक्स्ट कौन आया था, P5 आया था, तो P5 को हमने प्रोवाइड करवा दिया सीपीयू। ठीक है, P5 के पास कितनी देर तक रहेगा, उसे 3 यूनिट के लीजिए, 18 में मिला था 3, तो 21 तक उसके पास रहेगा। उसके बाद अब कौन कौन बच गया, एक हमारा P3 बच गया, एक हमारा P1 बच गया।
तो पहले P3 इंट्रोड्यूस हुआ था सिस्टम में, तो P3 को हम अपना CPU प्रोवाइड करवा देंगे। कितनी देर तक रहेगा उसके पास, मतलब उसे 6 यूनिट का टाइम चाहिए अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए, तो 21 पे मिला था, 27 तक उसके पास रहेगा। उसके बाद P1 पे, मतलब P1 को मिला, P1 को चाहिए 5 यूनिट के लिए, उसे 27 पे मिला, क्योंकि वो अकेला है, अकेले ये तो उसे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसे 27 पे मिला, उसे चाहिए, उसे उसके पास रहेगा 32 तक, P1 तक। तो ये सब क्या होगा, ये सब इसके कंप्लीशन टाइम है। P1 का कंप्लीशन टाइम ये है, P3 का कंप्लीशन टाइम ये है, P5 का कंप्लीशन टाइम ये है, P6 का कंप्लीशन टाइम ये है, P2 का कंप्लीशन टाइम ये है, P4 का कंप्लीशन टाइम ये है। ओके, तो अब हम यहाँ एक कंप्लीशन टाइम का कॉलम बना लेते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, मैं अभी बता रहा हूँ, कॉलम को वेक्टर भी कहते हैं। ओके, तो ये टेक्निकल टर्म है, आपको यूज करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। कॉलम भी बोल सकते हैं, लेकिन कॉलम को वेक्टर बोलते हैं। ओके, तो कंप्लीशन टाइम ऑफ P1, कंप्लीशन टाइम ऑफ P1 32, उसके बाद P3 का कंप्लीशन टाइम है 27, उसके बाद P5 का कंप्लीशन टाइम है 21, P6 का कंप्लीशन टाइम है 18, P2 का कंप्लीशन टाइम है 10, P4 का कंप्लीशन टाइम है 3। ये तो होगा आपका कंप्लीशन टाइम। अब हमें टर्न अराउंड टाइम निकालना है। जैसे कि आपको पता है, टर्न अराउंड टाइम इक्वल्स टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, और वेटिंग टाइम इक्वल्स टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। ठीक है, तो हमें टर्न अराउंड टाइम निकालना है, कंप्लीशन टाइम और अराइवल टाइम हमें गिवन है। तो टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। इन दोनों को माइनस कीजिए, आपका मिलेगा 26। उसके बाद इन दोनों को माइनस करेंगे तो मिलेगा 8, 27 माइनस 5 इक्वल्स टू 22, 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2, 21 माइनस 4 इक्वल्स टू 17, 18 माइनस 3 इक्वल्स टू 15। नाउ ये सब आप हाथ से करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, मतलब मैनुअल कैलकुलेशन करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपको पेपर में मैनुअल कैलकुलेशन ही करनी होगी। कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई अगर आप इनमें भी कैलकुलेटर यूज करेंगे तो स्पीड कब बढ़ाएंगे। तो मेरा सजेशन है कि आप इनमें कैलकुलेटर ना यूज करके मैनुअल कैलकुलेशन करें। ओके, अब है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम निकालने के लिए आपको दो पैरामीटर चाहिए, टर्न अराउंड टाइम और बस टाइम, दोनों ही आपके पास अवेलेबल है। तो 26 माइनस 5 इक्वल्स टू 21, 8 माइनस 7 इक्वल्स टू 1, 22 माइनस 4 इक्वल्स टू 26, ओके, 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 17 माइनस 3 इक्वल्स टू 14, 15 माइनस 8 इक्वल्स टू, ये दो दो यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया, तो 7 हो गया। शायद यहाँ कोई गलती है, 22 माइनस 6 इक्वल्स टू 16, ओ सॉरी गलती से लिख दिया मैंने, 16। ओके, अब आपको टर्न अराउंड टाइम निकाल, मतलब एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना है। सबका एडिशन कीजिए और 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया 8 2 10, और ये हो गया, ठीक है ठीक है, ये तो 10 हो गया, ये हो गया 19 डिवाइड बाय 6, 15। ओके, अब आ गया 21, 21 प्लस 1 14, और ये दोनों मिला के 30 हो गया। ये दोनों, ये हो गया आपका, अब ये डिवाइड बाय 6, तो ये 9.8। ओके, राउंड फिगर मतलब आगे भी है, मैं 9.83 लिख देता हूँ। ओके, ये आपका हो गया टर्न अराउंड, मतलब एवरेज वेटिंग टाइम, और ये एवरेज टर्न अराउंड टाइम। राइट, हम्म, इसमें तो कुछ और ही लिखा मैंने, 32 ये 21 16 0 14। Take another example of FCFS. Pause the video, write the question and try it. Get any answer, then again come back and match. Okay. अब क्वेश्चन मतलब करने से पहले एक बनना है, ये एक पॉइंट देख लीजिए, मैं एक बात बता रहा हूं। जब भी दो प्रोसेस का अराइवल टाइम सेम हो, जैसे यहां आप देख रहे हैं, इसलिए मैंने इंटेंशनली एग्जांपल लिया है, ये सिर्फ ये पॉइंट आपको समझाने के लिए। जब दो प्रोसेस का अराइवल टाइम सेम हो, तो जो शेड्यूलिंग है वो बेस्ड होगी आपके इस पे, आईडी पे, प्रोसेस आईडी पे। क्योंकि जैसे मैंने बताया था, प्रोसेस आईडी क्या होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब ये कॉन्टेक्स्ट है ना एक प्रोसेसर का, एक प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट है प्रोसेस आईडी। अब प्रोसेस आईडी कब दी जाती है, किसके द्वारा दी जाती है, ये मैंने पीछे बता रखा है आपको। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करवाता है प्रोसेस को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जब प्रोसेस क्रिएट हो रहा होता है। और हम ये मानते हैं कि जो
हमें अज्यूम करके चल रहे हैं, एक अजम्पशन मेक करी हमने कि जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे मिलने हैं। तो जिसे जिसका पीआईडी छोटा मतलब आईडी नंबर छोटा होगा वो पहले क्रिएट हुआ होगा, तो उसे पहले प्रोसेस प्रोवाइड कराना चाहिए अगर दोनों एक साथ सिस्टम के अंदर अराइव हुए हैं तो। ओके, तो प्रोसेस आईडी तो सबके हमेशा अलग ही होगी क्योंकि नाम से ही बताता है कि एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। हो सकता है दोनों एक साथ अराइव हुए हों लेकिन तब शेड्यूलिंग बेस्ड होगी प्रोसेस आईडी पे। ओके, एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। अब सेम हम ज्ञान चार्ट बनाएंगे। ज्ञान चार्ट बनाने के लिए ज्ञान चार्ट क्या होता है, टाइम स्ट्रीम होती है जीरो से लेके आगे तक का। अब देखेंगे टाइम जीरो पे कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ, कोई भी नहीं हुआ। टाइम वन पे कोई भी नहीं हुआ। टाइम टू पे हाँ एक प्रोसेस अराइव हुआ। तो टाइम जीरो से टाइम टू तक जो सीपीयू है वो आइडियल कंडीशन में होगा। ओके, टाइम टू पे कौन अराइव हुआ, पी फोर अराइव हुआ, तो पी फोर को सीपीयू प्रोवाइड करा दिया। पी फोर का एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, मतलब उसे कितना टाइम चाहिए अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए, उसे चाहिए 3 सेकंड, मतलब 3 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए। तो 2 से 3 मतलब 5। अब 5 तक कौन कौन अराइव हो गए, P6 अराइव हो गया है, P1 अराइव हो गया है। अब यहां देखिए दोनों का अराइवल टाइम सेम है, तो आप किस बेसिस पे शेड्यूलिंग करेंगे, प्रोसेस आईडी पे। तो प्रोसेस आईडी P1 की कम है तो हम P1 को पहले शेड्यूल कर देंगे। तो P1 को शेड्यूल कर दिया, P1 आ गया आपका यहाँ। P1 का कितना टाइम चाहिए अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए, P1 को चाहिए 2 सेकंड, 2 टाइम ऑफ यूनिट चाहिए। ठीक है, वो सेकंड में भी हो सकते हैं, वो नैनो सेकंड में भी हो सकते हैं, वो पिको सेकंड में भी हो सकती है। वो क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगी कि किस टाइम यूनिट को वो कंसर्न मतलब मान के चल रहा है। ठीक है, तो 7 तक आ गया। अब 7 तक कौन कौन से प्रोसेस और अराइव हुए, कोई से भी नहीं हुए। तो अभी कौन सा है हमारे पास, क्यू के अंदर P6 है, P6 को हमें प्रोवाइड करवाना है। तो P6 को गिवन दे दिया 7, एक यूनिट ऑफ टाइम चाहिए इसे, तो 7 से 8 तक चला गया। अब देखेंगे 8 पे कौन कौन से अवेलेबल है। P4 एग्जीक्यूट हो चुका है, P6 हो चुका है, P1 हो चुका है। अब रह कौन कौन से रहे, P3 रह रहा है, P2 रह रहा है, P5 रह रहा है। अभी इनमें से कोई सा भी नहीं आया। तो P मतलब 8 से 9 तक फिर दोबारा सीपीयू आइडल कंडीशन में चला गया। ठीक है, उसके बाद 9 पे P2 अराइव हुआ है। अब 9 को कितना टाइम चाहिए अपना वो एग्जीक्यूट करने के लिए, 9 को चाहिए 8। ठीक है, तो 9 से 17 तक, ठीक है 9 + 8 17 होता है ना, तो 9 से 17 तक P2 रहेगा आपका सिस्टम के अंदर। उसके उसके बाद 9 से 17 तक P2 रहेगा आपका सिस्टम के अंदर। उसके बाद अब कौन कौन से प्रोसेस अराइव हो गए हैं, एक तो P3 हो गया, एक P5 हो गया। अब P3 पहले हुआ है क्योंकि P3 पहले अराइव हुआ है, अराइवल टाइम P3 का कम है। तो मान लीजिए P3 आ गया 17 से लेके 17 पे अराइव हुआ है, उसे 9 टाइम यूनिट चाहिए अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए। तो ये आपका 26 हो गया। 17 से 26 तक P3 के पास रहेगा सीपीयू। उसके बाद लास्टली हमारे पास बन रहा है P5 जो 15 पे आया है और जिसे चाहिए 8 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए। तो ये रहेगा 6 और 8, तो ये आपका यहाँ 2 चला, यहाँ 4 चला गया, 4 यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ आपका 34 तक रहेगा ये। ठीक है, P5 रहा 34 तक। तो P5 का कंप्लीशन टाइम है 34, P3 का कंप्लीशन टाइम है 26, P2 का कंप्लीशन टाइम है 17, P6 का कंप्लीशन टाइम है 8, P1 का कंप्लीशन टाइम है 7, P4 का कंप्लीशन टाइम है 5। राइट, तो ये तो हो गया आपका कंप्लीशन टाइम का कॉलम या फिर वेक्टर। ओके, वेक्टर ऑफ कंप्लीशन टाइम। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम। दोनों में से कुछ भी पूछा हो सकता है क्वेश्चन, हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो दोनों की प्रैक्टिस कर लेते हैं, बाद में क्वेश्चन में जैसे गिवन हो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम के लिए क्या क्या चाहिए होता है, मैं आपको बताइए। टर्न अराउंड टाइम के लिए कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, और वेटिंग टाइम के लिए टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ओके, तो पहले टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास दोनों ही जो वैल्यूज है वो गिवन है, दोनों ही पैरामीटर हमारे पास गिवन है। 7 - 3 4, 17 - 9 तो आपका हो गया ये 6, सॉरी 17 - 9 8 हो गया। 26 - 12 तो ये हो गया 14, 5 - 2 ये आपका हो गया 3, 34 - 15 तो ये आपका हो गया 20, ये हो गया 20 नहीं 19 हो जाएगा शायद, 19। 8 - 3 आपका हो गया 5,
अब नेक्स्टली हम कैलकुलेट कर लेते हैं वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम के लिए आपको पता ही है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, तो ये तो हो गया 2, ये हो गया 0 क्योंकि कंप्लीटली कट गया, ये हो गया आपका 5, ये हो गया 0, ये हो गया आपका 11, ये हो गया आपका 4। ओके, अब हमें एवरेज निकालना है सबका, तो सबका सम कर दीजिए और डिवाइड बाय काउंट कर दीजिए। तो हम इन सबका सम ले लेते हैं। 4 प्लस 8 ये आपको 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 5 20, 20 और ये 14 34 और 19 ये आपका हो गया 19 के यहाँ चला जाएगा 53, 53 डिवाइड बाय 6, ये तो आपका हो गया टर्न अराउंड टाइम है। और वेटिंग टाइम आपका एवरेज वेटिंग टाइम हो गया आपका 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 4 11 प्लस 4 15 और 7 15 प्लस 7 ये हो गया आपका 22 डिवाइड बाय 6। तो ठीक है, 6 दूनी बस 8.83, 8.83 सॉरी एक सेकंड, 8.83 आएगा शायद, और ये आ गया आपका 3.666 आ गया, थोड़ा बताएगा कैलकुलेट कर लीजिएगा। ओके, ये आपका आ गया एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम, राइट। In the FCFS, the first process is CPU bound process and followed by many IO bound processes. Then it will have major effect on average waiting time of the process. तो इसमें क्या कह रहा है, अगर मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा है, अगर आपके रेडी क्यू के अंदर ये क्यू है, ये रेडी स्टेट है, ये रेडी स्टेट है, ये रेडी क्यू है। रेडी क्यू के अंदर पहला जो प्रोसेस है जो शेड्यूल होगा आपका रन स्टेट में, मतलब सीपीयू पे जो शेड्यूल होगा वो उसे सीपीयू टाइम बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऐसे हैं जिन्हें सीपीयू टाइम बहुत कम चाहिए, उन्हें वेटिंग टाइम मतलब आईओ रिक्वायरमेंट ज्यादा है, मतलब वेट स्टेट की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, लेकिन उन्हें भी कन्वे इफेक्ट, उनपे भी कन्वे इफेक्ट आएगा, उन्हें मतलब वेट करना ही नहीं, उन्हें आईओ आईओ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं जिसके लिए वेटिंग टाइम रिक्वायर्ड है ही नहीं सीपीयू का। लेकिन एक प्रोसेस जो उनसे पहले है, जिसके पास मतलब जिसे बहुत ज्यादा टाइम चाहिए इसके अंदर सिस्टम के अंदर, उसे मान लीजिए मतलब उसका वेटिंग टाइम मतलब उसका एग्जीक्यूशन टाइम जो होगा वो वेटिंग टाइम होगा इन सब के लिए, जबकि इन्हें उसे एग्जीक्यूट भी नहीं करना है, तो उसके मतलब उसके सीपीयू बाउंड टाइम का इफेक्ट इन सब प्रोसेसेस पे भी पड़ेगा। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं कन्वे इफेक्ट। ओके, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है इसमें से, ठीक है, कि कन्वे इफेक्ट किस प्रोसेस किस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में आता है, या एफसीएफएस में कोई प्रॉब्लम है तो कौन सी है कन्वे इफेक्ट है, ठीक है। तो 1 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, नोट डाउन कर लीजिएगा, राइट।